क्या इस बात पर कभी ध्यान गया है कि पिछले लगभग 30-35 सालों से दुनिया ने भारत के सबसे बड़े और खूंखार दुश्मन का असली चेहरा देखा ही नहीं है। सही कह रहे हैं। मतलब अगर आज इंटरनेट पर उस अंडरवर्ल्ड डॉन की तस्वीर खोजी जाए तो स्क्रीन पर वही 1993 वाली एक पुरानी तस्वीर उभर कर आती है। हाँ, वही काले चश्मे वाली तस्वीर ना। बिल्कुल, वही काले चश्मे वाली थोड़ी भौकाली और डरावनी तस्वीर जो उसे एक अजर, अमर, ताकतवर इंसान की तरह पेश करती है। और हम आज भी उसी तस्वीर से खौफ खाते हैं। सही बात है। जबकि असलियत में वो इंसान आज पाकिस्तान के किसी अस्पताल में अपनी जान की भीख मांग रहा है। आज की इस डीप डाइव में हम जिस दिलचस्प सोर्स मटेरियल को डिकोड कर रहे हैं वो इसी भ्रम और हकीकत के बीच की दीवार को गिराने वाला है। और मजे की बात यह है कि यह दीवार कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं गिरा रही है, बल्कि एक सिनेमाई पर्दा गिरा रहा है। मतलब एक फिल्म। बिल्कुल। आज का हमारा फोकस एक बेहद विस्तृत यूट्यूब वीडियो है जो डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर और उसके सीक्वल की कहानी का विश्लेषण करता है। अच्छा। ये वीडियो दावा करता है कि ये फिल्म सिर्फ फ्राइडे को रिलीज होने वाला कोई आम एक्शन ड्रामा नहीं है, बल्कि ये अंडरवर्ल्ड, भारत की भू राजनीति मतलब जियोपॉलिटिक्स और खुफिया अज्ञानों का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। क्या बात है। हाँ, और इससे पहले कि हम इस चर्चा की गहराइयों में उतरें, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये डिस्क्लेमर देना बहुत अहम है। बिल्कुल। देखिए, हम जिस YouTube वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं, लिबरल और सेक्युलर विचारधाराओं पर काफी तीखे तंज कसे गए हैं। साथ ही 2014 के बाद की सरकार के लिए चायवाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक खास राजनीतिक नजरिया पेश किया गया है। तो हमारा काम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या राजनेता का बचाव करना या उन पर आरोप लगाना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम यहाँ सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह हैं। हाँ, हम बस ये डिकोड कर रहे हैं कि ओरिजिनल सोर्स में क्या कहा गया है और फिल्म के सीन्स को असल जिंदगी के खुफिया ऑपरेशन से कैसे जोड़ा गया है। और ये निष्पक्षता इस विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक शोर को हटा दें तो जो नैरेटिव बचता है वो मनोवैज्ञानिक युद्ध और सत्ता के बदलते संतुलन की एक बहुत ही जटिल केस स्टडी है। ये वीडियो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे एक फिल्म का फिक्शन पिछले 15 सालों की न्यूज रिपोर्ट्स और खुफिया फाइलों से मेल खा रहा है। तो चलिए फिर सबसे पहले उस खौफ की छवि को ही डिकोड करते हैं। सोर्स वीडियो बताता है कि फिल्म धुरंधर में दाऊद इब्राहिम के किरदार को बड़े साहब के नाम से पुकारा गया है। हाँ, बड़े साहब। अब जहां इंटरनेट उसे एक ऐसा डॉन मानता है जिसे कोई छू नहीं सकता, वहीं आदित्य धर ने अपनी फिल्म में इस छवि को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने उसे एक डरा हुआ, कमजोर और बूढ़ा आदमी दिखाया है। करता है। वो कैसे? देखिए, कोई भी क्राइम सिंडिकेट या माफिया हथियारों से ज्यादा परसेप्शन यानी धारणा पर चलता है। सही बात है। खौफ उनकी इकलौती करेंसी होती है। जब तक निचले स्तर के गुंडों और आम जनता के मन में ये खौफ है कि उनका बॉस अजय है, तब तक सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर वो अजय बॉस खुद खौफ से कांपने लगे तो उसका अपना ही नेटवर्क, उसके अपने ही लेफ्टिनेंट उसके खिलाफ हो सकते हैं। यार, ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी ने 30 साल पहले सोशल मीडिया पर एक बहुत ही कूल और ताकतवर प्रोफाइल पिक्चर लगा दी हो। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। मकसद ये था कि कोई उसकी असली कमजोरी, उसकी बीमारियां या बढ़ती उम्र न देख सके। वो बस उसी एक तस्वीर के फिल्टर के पीछे छुपकर अपना खौफ कायम रखना चाहता था। लेकिन फिल्म ने वो फिल्टर अचानक से हटा दिया है और पब्लिक को उसकी असली शक्ल दिखा दी है। और जब वो फिल्टर हटता है तो पूरा का पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट चरमराने लगता है। फिल्म में ठीक उसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी पर फोकस किया है। अंडरवर्ल्ड में कमजोरी का मतलब मौत होता है। अगर बॉस कमजोर दिख गया तो उसे बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने ही लोगों से खतरा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक मिनट रुकते हैं। जी बताइए। क्या ये कमजोर हालत सिर्फ फिल्म की एक रचनात्मक कल्पना है? मेरा मतलब है वो इंसान 60-65 साल का हो चुका है, उसे बीमारियां होना या कमजोर दिखना तो एक स्वाभाविक बात है ना। ये सवाल आना लाजमी है। तो वीडियो इसे सीधा भारतीय एजेंसियों के खौफ से कैसे जोड़ रहा है? क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताया जा रहा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर ये सिर्फ उम्र का तकाजा होता तो शायद बात अलग होती, लेकिन सोर्स मटेरियल इसके पीछे पिछले कुछ सालों की मीडिया रिपोर्ट्स की एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन पेश करता है। अच्छा, मतलब कोई पैटर्न है? बिल्कुल, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। हाँ, वीडियो में 18 दिसंबर 2023 की इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है।
उसमें साफ लिखा था कि दाऊद को कराची में जहर दिए जाने यानी पॉइजनिंग के शक में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ, पॉइजनिंग वाली खबर काफी चर्चा में थी। और जैसा कि वीडियो दावा करता है 2014 से लेकर 2020, फिर 2023 और यहां तक कि 15 अप्रैल 2025 तक लगातार दाऊद की गंभीर बीमारियों, हार्ट अटैक और कोरोना से मरने की खबरें आती रही हैं। वीडियो तो यहां तक कहता है कि जब जब भारतीय एजेंट्स उसके करीब पहुंचे, घबराहट में दाऊद अस्पताल पहुंच गया और बात उसके पैर काटने तक आ गई। इसी पैटर्न को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जाता है। ओके। खुफिया दुनिया में जरूरी नहीं कि हर बार दुश्मन को गोली ही मारी जाए। कभी कभी दुश्मन के दिमाग में ये बात प्लांट कर देना ही काफी होता है कि उसके आसपास मौजूद हर इंसान बिका हुआ है। अरे बाप रे। यानी जब लगातार ऐसी खबरें प्लांट होती हैं या ऐसी सर्जिकल परिस्थितियां पैदा की जाती हैं कि उसे लगे कि उसकी जान हमेशा खतरे में है, तो दुश्मन के खेमे में पैरानोया पैदा होता है। यानी उसे अपने ही खाने पर, अपने ही डॉक्टर्स पर और अपने ही बॉडीगार्ड पर शक होने लगता है। सटीक। और मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि जब कोई इंसान सालों तक इस तरह के एक्सट्रीम स्ट्रेस और मौत के खौफ में जीता है, तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का स्तर इतना बढ़ जाता है कि उसका शरीर अंदर से टूटने लगता है। मतलब उसका इम्यून सिस्टम ही जवाब दे देता है। बिल्कुल। उसे हार्ट अटैक आना या इम्यून सिस्टम का क्रैश होना कोई कुदरती बात नहीं रह जाती, बल्कि ये उस क्रूर मनोवैज्ञानिक दबाव का सीधा नतीजा होता है। और सोर्स वीडियो इसी ओर इशारा कर रहा है कि ये जो बार बार अस्पताल जाने की खबरें हैं, ये भारतीय एजेंसियों द्वारा बिछाए गए एक अदृश्य जाल का हिस्सा हैं। सही कहा। लेकिन देखिए, ये जो आज दाऊद अस्पताल के बिस्तर पर खौफ में जी रहा है, ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा। के लिए हमें इतिहास के उस पन्ने पर जाना होगा जब दाऊद को पहली बार एहसास हुआ कि वो अजेय नहीं है। वीडियो हमें 2005 के एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताता है जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। 2005 का वो नाकाम ऑपरेशन दरअसल इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय सिस्टम कैसे काम कर रहा था। वीडियो के मुताबिक 2005 में भारत के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने दाऊद को खत्म करने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। और जगह कौन सी चुनी गई थी? दुबई। हाँ, दुबई, जहां दाऊद अपनी बेटी की शादी में आने वाला था। प्लान ये था कि छोटा राजन गैंग के 2 शूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकायदा उन शूटर्स को मुंबई के एक होटल में खुफिया तरीके से ब्रीफिंग दी जा रही थी, ताकि सत्या को एक आम गैंग वॉर की शक्ल दी जा सके और भारत सरकार पर कोई कूटनीतिक उंगली ना उठे। बिल्कुल, बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। लेकिन फिर महाराष्ट्र के एक बड़े राजनेता ने पुलिस से उसी होटल में रेड डलवा दी। वो शूटर्स पकड़े गए और सालों की मेहनत से बना ऑपरेशन एक झटके में फेल हो गया। ये बहुत ही निराशाजनक रहा होगा। हाँ, और पूर्व मुंबई पुलिस अधिकारी और बीजेपी सांसद RK सिंह ने भी इस राजनीतिक दबाव की पुष्टि की थी। और वीडियो याद दिलाता है कि 2015 में फडणवीस सरकार ने इसकी जांच के आदेश भी दिए थे। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड और सिस्टम के बीच की लाइनें कितनी धुंधली हो चुकी थी। मतलब खुफिया एजेंसियों के लिए ये कितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन रही होगी। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने ही घर के वाईफाई से दुश्मन का सिक्योरिटी कैमरा हैक कर रहे हो और आपका अपना ही राउटर उस दुश्मन को हैकिंग का नोटिफिकेशन भेज दे। हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब आप लड़ बाहर वालों से रहें, लेकिन आपको हराने वाला आपके ही सिस्टम का हिस्सा है। जब राज्य की अपनी ही पुलिस या राजनेता अनजाने में या जानबूझकर ऐसे किसी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऑपरेशन को नाकाम कर दें, तो ये दिखाता है कि एक समानांतर सत्ता काम कर रही थी। एक तरह का डीप स्टेट। बिल्कुल, एक डीप स्टेट। दाऊद का प्रभाव सिर्फ कराची या दुबई तक सीमित नहीं था। उसका असली सुरक्षा कवच वो इकोसिस्टम था जो भारत के अंदर बैठकर उसे ऑक्सीजन दे रहा था। तो फिर ऐसा क्या बदला कि 2005 में जो सिस्टम उसे बचा रहा था, वही सिस्टम आज उसे अस्पताल पहुंचा रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वीडियो के अनुसार 2014 के बाद इस पूरे इकोसिस्टम पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। वीडियो ये दावा करता है कि दाऊद का भारत में जो ये पूरा नेटवर्क था, जिसमें भ्रष्ट अधिकारी, राजनेता, अतीक अहमद जैसे माफिया और यहां तक कि नैरेटिव सेट करने वाले कुछ NGO शामिल थे, वो पूरा जाल 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद उस पूरे नेटवर्क को सिस्टमैटिक तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। इकोसिस्टम का टूटना किसी भी सिंडिकेट के लिए सबसे घातक होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी माफिया हवा में जीवित नहीं रह सकता। उसे जमीन पर सपोर्ट चाहिए होता है, छुपने के लिए, पैसा घुमाने के लिए। इस पे वीडियो में एक बहुत ही खास और बड़ी घटना का जिक्र किया गया है, नोटबंदी।
2016 में जब भारत में 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो वीडियो के अनुसार इसका असर सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ा। पाकिस्तान में बैठा जाली नोटों का बहुत बड़ा कारोबारी जावेद खनानी, जिस पर दाऊद का 500 करोड़ रुपए का कर्ज था, वो 2016 में अचानक मृत पाया गया। अरे बाप रे। और उसके बाद पाकिस्तान के कूड़ेदानों में भारत के पुराने नोट जलते हुए मिले। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे ये इकोसिस्टम तबाह हो गया। लेकिन यहाँ मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ एक आर्थिक नीति, कुछ कागज के नोट बंद करने से इतने बड़े और दशकों पुराने आपराधिक नेटवर्क की रीढ़ टूट सकती है? क्या ये थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? ऊपरी तौर पर देखने में ये एक सामान्य आर्थिक नीति लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को गहराई से समझें तो तस्वीर बहुत अलग है। अच्छा। देखिए, आतंकवाद या अंडरवर्ल्ड को चलाने के लिए सबसे अहम चीज होती है पैसा। जाली नोटों का कारोबार, जिसे फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क या FICN कहा जाता है, वो इस डी कंपनी की एक बहुत बड़ी आर्थिक धुरी था। तो क्या ये जाली नोट सिर्फ उनका मुनाफा थे या कुछ और? ये सिर्फ मुनाफा नहीं थे, ये उनका पूरा ऑपरेशनल बजट था। मतलब डे टू डे खर्चे। बिल्कुल। इसी जाली करेंसी के जरिए भारत में स्लीपर सेल्स को पैसा दिया जाता था, लोकल राजनेताओं को खरीदा जाता था और हथियार सप्लाई किए जाते थे। ये एक तरह का अदृश्य सेंट्रल बैंक था उनका। वीडियो जिस जावेद खनानी का जिक्र कर रहा है, वो उस सप्लाई चेन का मास्टरमाइंड था। तो जब 8 बजे अचानक से उस करेंसी की वैल्यू शून्य कर दी जाती है, तो वो पूरा का पूरा 500 करोड़ का कंसाइनमेंट रातों रात महज रद्दी का ढेर बन जाता है। उनका ऑक्सीजन तुरंत कट जाता है। यानी वो जो कूड़ेदानों में जले हुए नोट मिले, वो सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, वो उनके खौफ के साम्राज्य का बैंक बैलेंस जल रहा था। यही कारण है कि जब अंदरूनी ढाल छिन जाती है और फाइनेंसर मरने लगते हैं, तो सबसे सुरक्षित माना जाने वाला दुश्मन भी घुटनों पर आ जाता है। सही बात है। जब दाऊद के पास पैसा बांटने की ताकत नहीं रही, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी वो एक एसेट से ज्यादा एक लायबिलिटी यानी एक बोझ बन गया। ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन है, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? अगर वो इकोसिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है, अगर भारतीय एजेंसियां अब इतनी हावी हैं और अगर वो इंसान अब सिर्फ एक बोझ बन चुका है, तो उसे अब तक मारा क्यों नहीं गया? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। फिल्म धुरंधर और ये सोर्स वीडियो इसका एक बहुत ही डार्क और स्याह जवाब देते हैं। और वो जवाब कूटनीति और बदले की एक पूरी तरह से नई फिलॉसफी को दर्शाता है, जो शायद पहले कभी इतने खुले तौर पर नहीं देखी गई। वीडियो बताता है कि फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार एक सीन में कहता है कि उसने सबको निपटा दिया पर दाऊद को जानबूझकर नहीं मारा। हाँ, वो डायलॉग। इस पर पाकिस्तान में बैठा एक पुराना भारतीय जासूस उसे जवाब देता है कि दुश्मन को सीधे मारने से ज्यादा मजा उसे तड़पाने में है। वीडियो ये गंभीर सवाल पूछता है कि क्या सच में भारतीय खुफिया एजेंसीज ने जानबूझकर दाऊद को ऐसी हालत में छोड़ दिया है, एक ऐसी हालत जहां वो बिना दांत वाले एक ऐसे सांप की तरह हो गया है जो अब रेंग भी नहीं सकता। दसना तो बहुत दूर की बात है। ये डायलॉग सिर्फ एक सिनेमाई ड्रामा नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के एक बहुत बड़े सिद्धांत डिटरेंस यानी निवारण पर बात करता है। डिटरेंस मतलब आगे के लिए खौफ पैदा करना। हाँ, खुफिया एजेंसियां अक्सर ये आकलन करती हैं कि दुश्मन की मौत का उनके सिंडिकेट पर क्या मनोवैज्ञानिक असर होगा। लेकिन अगर उसे मार दिया जाए तो कहानी ही खत्म हो जाएगी ना, फिर उसे जिंदा क्यों रखना? क्योंकि कई बार मौत एक इंसान को शहीद बना देती है। अच्छा। अगर आप किसी डॉन को एक गोली या एक ड्रोन स्ट्राइक से खत्म कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने फॉलोअर्स के लिए एक किंवदंती, एक लेजेंड बन जाए। हाँ, लोग उसे ग्लोरीफाई करने लगेंगे। बिल्कुल, उसका नाम लेकर नए अपराधी पैदा होने लगे। लेकिन अगर आप उसे एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ देते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों का मोहताज है, जो हमेशा डर में जी रहा है, जिसके पैर काटे जा रहे हैं, तो आप उस पूरे मिथक को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। वो अपने ही लोगों के लिए एक बोझ बन जाता है। वो खौफ का प्रतीक नहीं रहता, बल्कि उस बात का जीता जागता प्रतीक बन जाता है कि भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये तो बहुत ही डीप है। उसे हर दिन तड़पता हुआ छोड़ना पूरे सिंडिकेट के मनोबल को तोड़ने की सबसे क्रूर लेकिन प्रभावी रणनीति है। इस पूरी चर्चा में एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है फिल्म निर्माता का फैसला।
वीडियो इस बात पर बहुत जोर देता है कि 4 घंटे की इस फिल्म में बाकी सभी किरदारों, राजनेताओं और अधिकारियों के नाम बदल दिए गए हैं। हाँ, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम और उसकी पहचान बिल्कुल हूबहू रखी गई है। फिल्म निर्माता का सिर्फ एक ही असली नाम इस्तेमाल करना कोई संयोग नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा और आक्रामक स्टेटमेंट है। ये इस बात का ऐलान है कि स्टेट अब डिफेंसिव नहीं है। फिल्म का ये रुख ये दर्शाता है कि अब पुरानी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं और नया नैरेटिव इस बात पर शर्मिंदा नहीं है कि वो अपने दुश्मनों के साथ क्या कर रहा है। वो उस 1993 वाले चश्मे वाले भौकाल को खुलेआम चुनौती दे रहा है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमने देखा कि कैसे धुरंधर कोई साधारण फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोर्स वीडियो के मुताबिक ये दशकों पुराने जियोपॉलिटिकल इतिहास, 2005 के फेल हुए ऑपरेशंस, 2014 के बाद ध्वस्त होते इकोसिस्टम और एक बेहद जटिल मनोवैज्ञानिक युद्ध का पर्दाफाश है। ये इस बात का दस्तावेज है कि जब एक राज्य अपने अंदरूनी सिस्टम की कमजोरियों को दूर कर लेता है तो बाहर बैठे बड़े से बड़े दुश्मन सिर्फ मोहरे बनकर रह जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार जो सीधा इसी वीडियो से निकल कर आता है, जिस पर अभी तक हमने बात नहीं की। वो क्या है? वीडियो में एक बहुत ही अहम बात बताई गई है कि इस फिल्म में बहुत सारे असली रॉ फुटेज का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, असली फुटेज? हाँ, जैसे प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक के असली विजुअल्स और रात 8 बजे हुई नोटबंदी का वो ऐतिहासिक ऐलान। अब सोचने वाली बात यह है, क्या इस स्तर की कोई फिल्म जिसमें देश के असली सरकारी फुटेज, खुफिया ऑपरेशंस की इतनी बारीक डिटेल्स और कूटनीतिक संदेश इतनी प्रमुखता से दिखाए गए हों, बिना उच्च अधिकारियों की सहमति या हायर अथॉरिटीज अप्रूवल के बन सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज के इस आधुनिक दौर में सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली कोई कहानी रह गया है, या फिर वो अघोषित रूप से राज्य के कूटनीतिक संदेश देने का, अपने दुश्मनों को उनकी औकात बताने का और जनता के बीच एक नया नैरेटिव सेट करने का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है? इस पर तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे उस पुराने डॉन की तस्वीर एक भ्रम थी। शायद आज की फिल्म में उस भ्रम को तोड़ने का वो नया तरीका है, जो हथियारों से नहीं बल्कि सिनेमा घरों के पर्दे से लड़ा जा रहा है। सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस विचार पर खुद गहराई से जरूर सोचिएगा। आज की इस डीप ड्राइव में बस इतना ही।